जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग यूपी पीसीएस 2025 के लिए हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसका काल वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं जैसे 2500 से 600 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व ऐसे रहता है। तो इसमें इतना एक्यूरेट डाटा, एंशियंट में इतना एक्यूरेट डाटा कहीं मतलब एक्यूरेटसी नहीं रहती ज़्यादा, 100-200 साल का अंतर रहता है। तो मगर जो सर्वमान्य है ये है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व ये वैदिक सभ्यता का काल है। अब जैसे वैदिक सभ्यता से का मतलब है कि वैदिक का मतलब है वेदों की, वेदों के साक्ष्य या वेद कहाँ से लिखे जाने लगे, या वेदों के बारे में कहाँ से पता चलता है, इसके आधार पर ही मतलब वैदिक सभ्यता कहा गया है इसको। और इसको एक और नाम भी जानते हैं, आर्य सभ्यता। आर्य का सभ्यता काफ़ी ज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हों। एक और भी कहा जाता है कि आर्य मतलब जो जिन्हें संस्कृत आती थी उन्हें आर्य कहा जाता है। एक मान्यता है कि अब जैसे जानते हैं कि वैदिक सभ्यता वैदिक काल से पहले हड़प्पा सभ्यता थी। तो कुछ लोगों ने या कुछ पुरातत्वविदों ने ये भी कहना चाहा कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी। मगर ऐसा इन्होंने जो किया था इसके कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि उन्होंने ही इसको ध्वस्त किया था। सामान्यतः यही कहा जाता है कि मतलब एक सभ्यता थी, वो जो है मतलब उसमें का जो है ख़त्म होने लगी, धीमे धीमे ख़त्म होने लगी, और फिर एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं शहरी सभ्यता थी, और जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि व्यापार का पतन हुआ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आप जानते हैं कि व्यापार चरमोत्कर्ष पे था। शहरी सभ्यता थी पूरी तरीके से, पक्की ईंटों से बने घर थे। वहीं वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि वो पक्की ईंटों से बने घर नहीं मिलते हैं, मिट्टी के मकान थे, ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये ऐसा लोग कहते हैं, मगर इसके किसी भी चीज़ के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। तो आज हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। जिसमें ऋग वैदिक सभ्यता का समय काल कितना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता का 1000 से 600 ईसा पूर्व। बांटने का आधार क्या है दोनों को? लोहे की खोज। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। 1000 ईसा पूर्व में हमें तरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। इसी आधार पर दोनों सभ्यताओं को बांटा गया, और जब दोनों सभ्यताओं को बांटा गया, दोनों में मूलभूत अंतर भी हमें कुछ कुछ पता चलते हैं। उन अंतरों को भी हम इस वीडियो में पूरी देखेंगे। ये मान के चलिए कि यूपी पीसीएस 2025 या आर किसी में भी जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने हैं। हम पूरा समग्र वैदिक सभ्यता देखेंगे, उसमें राजनीतिक क्या था, सामाजिक, आर्थिक, सारे पहलू देखते हुए चलेंगे, और क्या क्या है मेन तथ्य उसको भी मैं बताता चलूँगा। इसमें लिखा हुआ, और मैं जो बोलूँगा मैंने इसमें सब नहीं लिखा है, क्योंकि सब एक जगह लिखना मुश्किल है। इसलिए मैं जो बोलूँगा वो भी आपको ध्यान देना है, कुछ आपको लगे इम्पॉर्टेंट है तो उसको नोट भी करना है। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ये ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता शहरी थी और ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम ये बात होती ग्रामीण थी मतलब कि ये पशुचारण पे आधारित थी, खेती नहीं होती थी उतने बड़े पैमाने पे, लोग जैसे स्थायी जीवन नहीं जीते थे, खाना बदोश टाइप के थे। तो पशुचारण की साक्ष्य मिलते हैं, पशुचारण के भी कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं। ये लिखिए, लिखा हुआ है 1400 ईसा पूर्व के भूगज को ये अभिलेख, जो ऋग्वैदिक के अभिलेख हैं उसमें जो देवताएं हैं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनका उल्लेख जो है वो बोगज कुई के अभिलेख जो ईरान में है, बोगज कुई ईरान में है, वहाँ से भी इन देवताओं का उल्लेख मिलता है।
तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल ईरान से होकर आए थे। एक पहलू ये भी इसका कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि वैदिक लोग ईरान से होकर आए थे, क्योंकि देवताओं में समानता थी वहाँ के और यहाँ के अभिलेख में। अब जैसे एक का मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता नाम है उसका, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। और ऋग्वेद, इन दोनों की कई बातों में हमें समानता देखने को मिलती है। जिंद अवेस्ता में और ऋग्वेद में, दोनों में कई समानताएं हमको देखने को मिलती हैं। अब ये भी मैं अभी आपको आगे लिखवा दूंगा कि जैसे आर्यों के मूल निवास, आर्यों कहाँ से आए थे, इसके बारे में भी कई विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसको मैं आगे नोट करके आपको लिखवा दूंगा एक जगह पे। ये क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, या दयानंद सरस्वती ने जैसे बताया था कि तिब्बत से आए थे। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने जैसे कहा था उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे अपनी किताब में। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि किस विद्वान ने ये तर्क दिया था कि ये ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से आए थे। अब हम आर्यों को निवास स्थल जो भारत में था वो, अब हम ये भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं आर्यों का, कि आर्यों के निवास स्थल के बारे में कहा जाता है कि वो सैंध सैंधव, जो सप्त सैंधव क्षेत्र था वहाँ पर बसे थे वो। तो उनका निवास स्थान बताया जाता है सप्त सैंधव स्थल। ये देखिए सप्त सैंधव स्थल मैंने लिखा भी हुआ है, सात नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंध सप्त सैंधव स्थल मतलब 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें पहला सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी। अब ये देखिए शत्रुदी, मैंने दोनों नाम, शत्रुदी उस समय जो ऋग्वेद के में नदियों का नाम है उसमें शत्रुदी लिखा है, मगर वर्तमान में क्या नाम है उसका, सतलज। जैसे विपाशा को व्यास आज हम कहते हैं, पुराना नाम क्या है, विपाशा। ये क्वेश्चन आता है नदियों से। परुष्णी, परुष्णी वर्तमान नाम क्या है, रावी। परुष्णी का रावी, विपाशा का व्यास, शत्रुदी का सतलज, वितस्ता, वितस्ता का झेलम, अस्किनी, अस्किनी का चिनाब। और भी नाम है ऐसे, सदानीरा, ये मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। सदानीरा प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है उसका, गंडक। सिंधु, सिंधु प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है, इंडस। साधु। और गोमती का गोमल। काबुल में एक नदी, अफगानिस्तान में एक नदी थी, उसका नाम कुंभ या कुंभा कहते थे, उसका नाम आधुनिक नाम क्या है, काबुल। और कुमू, कुमू करके एक नदी थी, उसका आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। तो ये कुछ नदियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं पीसीएस में, ये आर में, मतलब जितनी भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं इसमें सब में क्वेश्चन बनता है, चाहे आप MPPSC देख लीजिए, चाहे UKPSC देख लीजिए, चाहे BPSC। तो ये मत समझिएगा कि खाली इसी में आएगा, क्योंकि इतिहास कभी नहीं बदलता है और इतिहास सारे सिलेबस में है, एंशियंट हो चाहे मेडिवल हो चाहे मॉडर्न हो। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो उनका जो विस्तार था वो अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। जो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी है उनके अनुसार जो आर्य थे उनका जो विस्तार था वो अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, जिसमें वो दो दो नदी, मतलब नदियों के बीच में रहा करते थे। क्योंकि नदी आप जानते ही हैं, नदी के बीच में रहने का मतलब है आपको कई सारी सुविधाएं, जैसे बाद में वो कृषि करने लगते हैं तो सिंचाई की सुविधा, पशुचारण की सुविधा, पेड़ पौधों की सुविधा, मतलब उपजाऊ भूमि ज़्यादा रहती है दो नदियों के बीच में। तो वो क्या कहते थे, ये क्वेश्चन आया है कि सतलज से यमुना तक के जो क्षेत्र थे, मतलब सतलज से यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मवर्त पुकारा जाता है ऋग्वेद में। और मनुस्मृति, मनुस्मृति भी आप जानते हैं, मनु ने लिखी है, इसमें क्या कहा गया कि सरस्वती और द्रस्दती नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मवर्त पुकारा गया है, जो मनुस्मृति में है। मगर ऋग्वेद में किसको पुकारा गया, सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त पुकारा है, मगर मनुस्मृति ने सरस्वती और द्रस्दती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त पुकारा है। और आगे आएंगे इसी में, तो जब और विस्तार होता है इनका, जब ये और आगे बढ़ते हैं ये आर्य, तो
ये गंगा गंगा के तट पर आ जाएंगे और यमुना के क्षेत्र के बीच में बसते हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा, ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश कहा, क्योंकि इनका विस्तार होता है। आगे मैं आपको एक कथा भी सुनाऊंगा, मतलब कथा सुनाऊंगा नहीं, मतलब कथा के बारे में बताऊंगा कि कैसे आर्यों का विस्तार हुआ, तो उसमें ये ब्रह्म ऋषि देश के बारे में आपको बताऊंगा। और सतलज से यमुना तक का क्षेत्र, फिर से देख लीजिए, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त पुकारा गया ऋग्वेदों में। मनुस्मृति में इन दो सरस्वती और दृष्टि नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त पुकारा गया, और गंगा यमुना के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। अब हम आगे बढ़ें। अब देखिए, वह अब जैसे ये है लिखा कि वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब वैदिक संहिताओं में जैसे उपनिषद हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, इन मतलब विभिन्न जितने संहिताएं हैं, उसमें हमें टोटल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, उस समय की 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। मगर ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, 25 नदियों का। ऋग्वेद में हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में हमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब वैदिक में, पूरी वैदिक संहिताओं में कितना, 31। फिर हम ऋग्वेद में आएंगे तो कितना, 25। और हम जब ऋग्वेद के नदी सूक्त को पढ़ेंगे तो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब एक चोटी है मुंजवत, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, हिमालय पर्वत की चोटी एक मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है। अब जैसे जो नदी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी ऋग्वेदों की, सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। मगर पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। जैसे हमारे लिए आज पवित्र नदी गंगा है, मगर महत्वपूर्ण किस उद्देश्य से हो सकता है, व्यापार के उद्देश्य से, कि हम व्यापार उस नदी कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह इन लोग के समय सिंधु महत्वपूर्ण नदी थी, मगर पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे इन्होंने नदी तमा, देवी तमा, माते तमा आदि कहा है। सरस्वती को इन्होंने नदी तमा, देवी तमा, माते तमा आदि कहा है। ऋग्वेद में अब ये भी पूछता है कि क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है। आज तक 2 ही क्वेश्चन आए हैं कि गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद की, ये तो हमने भौगोलिक देख ली कि ऋग्वेद कहाँ बसे, उस समय नदियाँ कौन कौन सी थी, नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, नदियों के आधुनिक नाम क्या हैं। अब सामाजिक स्थिति देखते हैं ऋग्वेद की, कि सामाजिक स्थिति क्या थी। जैसे कि हम देखते हैं कि आगे ही लिखा हुआ है कि ऋग्वेद का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेद का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। मतलब सामाजिक संगठन का आधार जो था, मतलब जिसको आधार बेस जिसको कहते हैं, वो गोत्र या जन्म मूलक था। गोत्र मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गोत्र सारे परिवार के सदस्य किस एक चीज़ से बिलोंग करते थे, उसी को गोत्र कहा जाता था। तो ये तो था उसका सामाजिक संगठन का आधार। मगर समाज की जो सबसे छोटी और आधारभूत इकाई क्या थी, कि मतलब जहाँ से समाज में शुरू जहाँ से होता है कि क्या था, आदमी थे, महिला थे, क्या था, तो सबसे छोटी इकाई थी परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या कुल थी, जिसका कौन था, पिता था। पिता को उस ऋग्वेद में क्या कहा गया है, कुलूप। पिता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, कुलूप। अब मतलब आप समझ रहे हैं इससे क्या आपको दिखता है कि मुखिया पिता था, मतलब पितृसत्तात्मक समाज था यह। उस समय पितृसत्तात्मक समाज था, मगर पितृसत्तात्मक समाज होने का मतलब ये नहीं था कि महिलाओं को सम्मान नहीं प्राप्त था, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। आगे इसी में आप देखिएगा कि महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था, कई अधिकार प्राप्त थे। अभी आप आगे देखिएगा इसमें
कि ऋग्वेद में क्या था, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी ऋग्वेद में। मतलब आजकल के टाइम पे जैसे 4 लोग या छोटे परिवार की संकल्पना ऐसा नहीं है। आज भी उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, जॉइंट फैमिली होती थी। और उसमें विभिन्न, जैसे आज के हमारे हैं कि दादा नानी नाती पोते ये सब हैं, इन सब के लिए एक ही चीज़ यूज़ किया जाता था, नृप्त शब्द का। ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, जितने मैं यहाँ लगा रहा हूँ, नृप्त शब्द का यूज़ होता था। विभिन्न रिश्तों के लिए नृप्त शब्द का यूज़ होता था। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं कि नहीं। तो हाँ, दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है में 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्रमाण मिला है। उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्रमाण मिला है। और उसके अनुसार क्या क्या है कि मतलब जो पुरुष सूक्त है उसमें एक विराट पुरुष की संकल्पना की गई कि एक पुरुष है, मतलब ब्रह्म तरीके से। उसमें जो विराट पुरुष है उनका विराट पुरुष कहा गया है, जो पुरुष हैं। और बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उसमें बताया गया है कि जो विराट पुरुष के मुख से विराट पुरुष से इन चारों जो वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है। मगर अभी भी समाज जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इनका जो निर्धारण है वर्ण निर्धारण है, ये जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है। ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। ऋग्वेद में ये कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। ये ध्यान देने यहाँ योग्य बात है। आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्त्रियों के बारे में। यहाँ पर है कि स्त्रियों को क्या क्या उस समय अधिकार प्राप्त थे। कि हमने कहा कि स्त्रियां भी समान थीं, तो स्त्रियों को अपने पति के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थीं। मतलब वो अपने पति के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थी। जैसे आज भी आप देखते हैं कि पति पत्नी दोनों यज्ञ या किसी पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में साथ में ही भाग लेते हैं। तो ये प्रथा कब से चली आ रही है? वो कब से चली आ रही है? वैदिक काल से। इतनी पुरानी प्रथा है ये। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कहाँ में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जो का प्रचलन नहीं था। मतलब जो आप देखते हैं आज की राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ग्रामीण इलाकों में आज ही बाल विवाह प्रचलित है। अब ये है कि रिपोर्ट में पूरी तरीके से खुलासा नहीं होता, मगर ये तो आप जानते ही हैं कि हो तो रहा ही है। सती प्रथा तो पूरी तरीके से बंद है। पर्दा प्रथा का आज भी हमारे घरों में प्रचलन देखने को मिलता है कि बाहर जाना है तो पर्दा करके जाना है। तो ये सब उस समय, मतलब आप देख लीजिए कितने उन्नत थे कि उस समय ये सब प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। मतलब शिक्षा से संबंधित है उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित है यहाँ पे, कि उनको शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, मतलब विधवा विवाह किया जा सकता था। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है यहाँ पे। बेशक थोड़ी कम है, मगर आज के काल में तो बहुत ही ज़्यादा उन्नत है। सामान्यतः एक पत्नी तो विवाह ही प्रचलित था। जो आज जिसके लिए हमने नियम बनाए हैं कि एक पत्नी एक विवाह, वो उस समय बिना किसी नियम के ही प्रचलित था। एक पत्नी तो विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। आज तो बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती है। जो कन्या को दिया गया उपहार होता था, उसके लिए एक शब्द का यूज़ किया गया है, क्या? वहतु। उसके लिए एक शब्द क्या? वहतु यूज़ किया गया है, जो हम कन्या को उपहार देते थे। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे उस समय। जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा का अधिकार उपनयन संस्कार होता था। अब उसमें कुछ स्त्रियों के नाम भी हमें मिलते हैं जिन्होंने ऋग्वेद में वैदिक ऋचाओं की मतलब ऋचा कहते हैं, जो सूक्त लिखे गए हैं उनकी रचना भी की है। जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला आदि, विश्वरा थी, इनका भी नाम हमें मिलता है। कई ऐसी हमें जो है महिलाओं की, स्त्रियों के नाम देखने को मिलते हैं। अब एक है कि आजीवन अमाचु कौन थी?
तो जो आजीवन अविवाहित रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था। अब मेन क्वेश्चन है जो उस समय जैसे क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि क्या ऋग्वेद में दास प्रथा प्रचलन में थी, तो हाँ ऋग्वेद में दास प्रथा प्रचलन में थी, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम जैसा नहीं था कि मतलब यहाँ एकदम बंदी बंदी बना के ज़बरदस्ती दास प्रथा प्रचलन में ही थी। स्वीकार रूप से थी कि अगर आपको दास करना है, जैसे खेती में होता था, पशुचारण में होता था, इस प्रकार से यहाँ दास प्रथा प्रचलन थी। घर में कार्य घरेलू कार्यों के लिए दास होते थे। ज़बरदस्ती बंदी बना के किसी को दास नहीं बनाया जा सकता था। अब एक आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि समाज में दो प्रकार के विवाह का प्रचलन मिलता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। हम आगे पढ़ेंगे कि विवाह के 8 रूप बताए गए हैं वेदों में। 8 रूप वो रूप हैं कि किस किस रूप में होता था। असुर विवाह, ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब रूप हैं, मगर प्रकार 2 बताए गए हैं समाज में। उस समय समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। पहला क्या, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह क्या था कि पुरुष उच्च वर्ण का होता था। अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का होता था और स्त्री निम्न वर्ण की होती थी, तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। इसको आप लिख लीजिएगा कि अनुलोम विवाह क्या है, पुरुष उच्च वर्ण का और स्त्री निम्न वर्ण की। और प्रतिलोम विवाह क्या था, स्त्री उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ण का होता था। ये दोनों अनुलोम और प्रतिलोम में अंतर है। अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का, तो प्रतिलोम में स्त्री उच्च वर्ण की। अब आगे हम बढ़ें तो जैसे भिषज शब्द सामान्यतः वैद्य के लिए यूज़ किया जाता था, और आगे चल के भिषज अश्विन देवता को भी कहा जाता था। अश्विन देवता मतलब बीमारी, या जैसे कहते हैं कि उसके उपचार के लिए ही इन देवता की पूजा की जाती थी। तो जो पहले वैद्य के लिए कहा जाता था भिषज शब्द, वही अब देवता के लिए भी यूज़ होने लगा ऋग्वेद में, कि भिषज शब्द किसके लिए यूज़ होता था, अश्विन देवता के लिए। और हमें किस बीमारी का उल्लेख मिलता है, यक्षमा का, टीबी। तपेदिक का भी उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है, यक्षमा, तपेदिक। अब एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें मृतकों जैसे जो मर जाते थे उनको प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। आगे हम आपको 16 संस्कार ही बता देंगे कि 16 संस्कार क्या क्या थे। तो जो उनका अंतिम संस्कार जब मरने के बाद होता था तो उनको या तो अग्नि में, जैसे आज भी होता है कि अग्नि में भी जाया जाता है और दफनाया भी जाता है ब्राह्मण धर्म में, तो वैसे ही उनका भी उस समय यही था। मेन ये था कि अग्नि में भी जा सकते थे और दफना भी सकते थे, दोनों। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप देखिए, वैदिक सभ्यता से आज की सभ्यता में काफ़ी समानता आपको देखने को मिलेगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सामाजिक स्थिति पढ़ ली इनकी और भौगोलिक स्थिति पढ़ ली। अब हम कल आपको इसमें राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, फिर उत्तर वैदिक काल आपको शुरू करेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको आगे नोट करके लिखा दूंगा कि विद्वानों ने क्या कहा था। एक जगह मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम नदियों के, और मैं आपको वही बता दूंगा कि ऋग्वेद के अंदर कौन कौन से ब्राह्मण थे या वो थे। मतलब पूरी चीज़ मैं आपको, पूरी चीज़ आप निश्चिंत रहिए कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा वेदों से। और तब भी मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती, कुछ बच जाती हैं, तो जब टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, मैं टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कराऊंगा पीसीएस के पेपर की, तो उसमें भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपको ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि ऋग्वेद और वेद में क्या अंतर है, क्योंकि देखिए तथ्य बहुत है, आप सारे तथ्य याद नहीं कर पाएंगे, मगर जो ज़रूरी है, जो हो सकता है, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें जिसको मैं बताता जाऊँगा, जिसमें जिसमें इम्पॉर्टेंट है। आप PVQ भी उठा के देखिए, यही सब सवाल आपको मिलेंगे। PYQ भी उठा के देखेंगे तो आपको यही सब सवाल मिलेंगे। आपको कहीं कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे के लिए हम हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, आप उसको भी देखिए। और पीसीएस के लिए हमने हिस्ट्री शुरू कर दी, जिसमें हमने एंशिएंट उठाया हुआ है। एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे, ऐसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिवल का थोड़ा कम पोजीशन है। और मेडिवल में अगर पूछेगा भी तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे जल्दी से, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा या बहुत एकदम तथ्यात्मक सवाल पूछ लेगा। मगर एंशिएंट और मॉडर्न, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसमें अगर आपने अच्छे से भी कुछ पढ़ लिया तो आपकी पकड़ दोनों पे बन जाती है। तो तब तक पढ़ते रहिए, और फिर कल मिलते हैं आगे राजनीतिक स्थिति में वैदिक काल के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।